शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है, जहां एक तरफ इस रेडियो के जरिए हम समाज से जुड़े हुए, समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर आते रहते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हित में भी हम कई तरह के कार्यक्रम इस रेडियो पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो हमारे साथ ऐसी ही एक सीरीज को लेकर जुड़े हैं डॉक्टर नागेंद्र गंगोला। ये सीरीज है अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए और सीरीज का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद नागेंद्र। तो डॉक्टर गंगोला, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में मैं नागेंद्र गंगोला आपके बीच में फिर से मौजूद हूं और सीरीज चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद नागेंद्र गंगोला एंड उसमें हम ऑलरेडी बहुत अच्छी एजेस को डिस्क्राइब कर चुके हैं और उसमें उस पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एंग्लो सेक्शन का पार्ट 2, एंग्लो नॉर्मन 1, एंग्लो नॉर्मन 2 और चौसर एज का इंट्रोडक्शन पिछली बार हुआ था हमारे सामने, जो कि 1340 से 1400 तक मानी जाती है और जिसमें हमने सारा कल्चर बैकग्राउंड और पॉलिटिकल बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड डिस्कस कर चुके हैं। तो ले चलता हूं आपको आज के सफर में, और आज का सफर होने वाला है बहुत शानदार, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूं बहुत सारे साहित्य के जो धुरंधर चौसर एज में हुए हैं। और चौसर एज में हमारे पास सिर्फ गिने चुने 5 राइटर हैं, उनको जल्दी से खत्म करेंगे और फिर अगला वाला जो हिस्सा है अगले लेक्चर का, उसको पूरा डिवोट करेंगे चौसर के मेजर वर्क कैंटरबरी टेल्स के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि साहित्य की क्या स्थिति थी चौसर एज में। देखिए, मैं जैसे ही आपको बता चुका हूं कि जॉफरी चौसर, जिनका सबसे बड़ा रोल रहा है, उन्होंने 2 चीजें साहित्य को दी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। नंबर 1, उन्होंने दिया एक अपना स्टेंजा, जिसे चौसेरियन स्टेंजा बोला गया है, और वो 7 लाइन का स्टेंजा होता था और जिसकी राइम स्कीम कुछ इस तरीके से थी, ABAB BCC। इन 7 लाइन के चौसेरियन स्टेंजा को बाद में एक और नाम दिया गया और वो नाम दिया गया राइम रॉयल। तो राइम रॉयल एक और नाम इसको दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। और ये राइम रॉयल क्यों दिया गया? क्योंकि इसको बाद में एक किंग ने, जिसे जेम्स कहते हैं, किंग जेम्स, उन्होंने इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है और वो रॉयल खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इसे राइम रॉयल भी कह दिया गया। तो इसके 2 नाम हैं, तो राइम रॉयल और चौसेरियन स्टेंजा, जो कि 7 लाइन का होता है, वो सेम चीज है। इसके अलावा चौसर ने जो कपलेट इंट्रोड्यूस की इंग्लैंड में, एलिटरेटिव वर्स को बाय बाय कहा गया और एलिटरेटिव वर्स के बाद कपलेट्स का जमाना आया और हीरोइक कपलेट्स को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। तो साहित्य में ये 2 जो काम थे, ये बहुत शानदार थे। और साथ ही चौसर ने किस तरीके से मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश की चीजों को रिफाइन करके एक तरह से जो मॉडर्न इंग्लिश आज हमारे पास मौजूद है, उसको एक अच्छा शेप और फॉर्मेशन दिया, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। बाद में लोगों ने उसी को इम्प्रूव किया, लेकिन जो बेसिक दे गए हैं वो चौसर ही हैं और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। और भी इनके कई नाम हैं, उनको आपको बताते हैं थोड़ी देर में। पहले हम ले चलते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। 1340 में जॉफरी चौसर एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जिनके फादर एक वाइन मर्चेंट थे और फादर का नाम जॉन चौसर था और मदर का नाम एग्नीस चौसर। जब ये पैदा हुए तो उस समय एडवर्ड थर्ड का राज्य चल रहा था। और ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि एडवर्ड थर्ड में ये पैदा हुए और रिचर्ड सेकंड जब आए थे तो इन्होंने अपनी यंग डेज गुजारे हैं, और जब इनकी डेथ हुई तो हेनरी फोर्थ। तो कितना गजब का ये संयोग है कि 3 राजा इनके पूरे जीवन काल में रहे हैं और बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में ये भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है जो पूछा गया है। एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। जॉफरी चौसर शुरू से ही उनको एक अच्छे परिवार में पैदा होने की वजह से लैटिन, ग्रीक और सारे लिटरेचर पे एक अच्छा पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि किताबें एक्सपेंसिव हुआ करती थी तो उनके पास मौजूद थी और उन्होंने पढ़ाई शुरू की और एक अच्छा खासा 17 साल के एज तक उन्होंने एक अच्छा इसमें पूरा अधिकार हासिल कर लिया था। और फादर के वाइन मर्चेंट होने की वजह से बहुत अच्छे कनेक्शंस थे, कॉन्टेक्ट थे, और फादर का जो वहां के ड्यूक थे, ड्यूक से बहुत अच्छा कनेक्शन था और वहां एक बार चौसर को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद चौसर उनके काफी क्लोज हो गए। बाद में उन्होंने अपनी वाइफ की ही
किसी फ्रेंड से उनकी शादी भी करवा दी और इस तरीके से चौसर रॉयल खानदान में और दरबार में, कोर्ट में अपनी एक तरीके से उन्होंने प्रेजेंस को हासिल किया। उसके बाद चौसर उनके काफी खास हुए और एक युद्ध में, यहां तक कि जो फ्रांस के साथ लड़ा गया, जब चौसर को पकड़ा गया तो उनके बदले राजा ने बहुत बड़ी रकम चुकाई, लेकिन चौसर को छुड़वा के ले आए थे। तो इससे चौसर के प्रति उनका प्यार झलकता है और उनकी केयर दिखती है कि चौसर को वो कितना इंपॉर्टेंस देते थे। खैर, जॉफरी चौसर के बारे में जब हम लाइफ की बात करें तो उनको कई नाम दिए गए हैं। उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है, उन्हें ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। वो क्यों, मैं अभी बताऊंगा। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा गया है और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में रेनेसा अब दस्तक दे चुका था चौसर के जमाने तक, और रेनेसा की कई गतिविधियां यहां भी शुरू हो गई थी, क्योंकि फ्रेंच जो माहौल था और फ्रांस से जो रेनेसा था वो उड़ते उड़ते यहां भी आ गया था, और इटली से फ्रांस पहुंचा हुआ रेनेसा तीसरे नंबर पर इंग्लैंड में दस्तक दे चुका था। तो चौसर की इस महानता को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ महान कोटेशंस जो है फेमस हैं और वो पूछे जाते हैं। जैसे एक कोटेशन आता है, चौसर इज द फर्स्ट ग्रेट पेंटर ऑफ कैरेक्टर। एसी वार्ड ने कहा है, ये जो पॉइंट है। ऐसे ही लोज कहते हैं कि ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। और एक और फेमस जो कोटेशन है कि W.J. लॉन्ग ने उन्होंने कहा है उनके प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को कि इट वाज द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन। और इस तरीके से एक ड्राइडन का बहुत फेमस रिमार्क है, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये भी कैंटरबरी टेल्स के बारे में कहा गया है। तो ये कई ऐसे कोटेशन हैं जो पूछे गए हैं कई एग्जाम्स में और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में। बात चौसर की चल रही थी और चौसर जब इस दरबार में अपनी जगह बना चुके थे तो उस समय रेनेसा का दौर फ्रांस को बहुत फेमस कर चुका था। इटली तो अपने आप में पूरे ब्लूम में था ही। तो ड्यूक ने एक इच्छा जाहिर की क्यों ना चौसर को एक रिप्रेजेंटेटिव बना के या एम्बेसडर के फॉर्म में या फिर कल्चर स्टडी करने के लिए बाहर की जगहों पे भेजा जाए, जिसमें फ्रांस जो उनका निकटतम प्रतिद्वंदी था वहां क्या हलचल है इसको देखने के लिए इन्हें भेजा जाए और ये स्टडी करें और इंग्लैंड को उस हिसाब से कुछ इंप्रूव किया जाए, मॉडिफिकेशंस इंग्लैंड की हर क्षेत्र में किए जाएं। लिहाजा चौसर को एक टास्क दिया गया और उन्हें फ्रांस भेजा गया और ये 7 से 8 साल के लिए चौसर फ्रांस गए, जिसको चौसर के करियर फेज में द फ्रेंच पीरियड बोला जाता है। इस फ्रेंच पीरियड में फ्रांस में बहुत सारी चीजें थी और पोएट्री, थिएटर और इन सब चीजों में बहुत काम हो रहा था। और जब चौसर वहां पहुंचे तो उनका जो सामना हुआ उस समय के दो महान फ्रांसीसी राइटर्स से हुआ, जिनका नाम था डी लॉरिस और डी मियोंग। डी लॉरिस और डी मियोंग पूरे फ्रांस में छाए हुए थे। चौसर ने उनके करीब रह के सारी चीजों का अध्ययन किया, कविता को जाना, कविता के स्वरूपों का अध्ययन किया, वहां के कल्चर को स्टडी किया, अपने नोट्स बनाए और लौट के आए इंग्लैंड में 7-8 सालों बाद। और जब यहां आए तो उन्होंने उन चीज के इंप्रेशन में एक 5 किताबें लिखी और उन 5 किताबों में एक किताब है द रोमन ऑफ द रोज, दूसरी है द बुक ऑफ द डचेस, तीसरी है कंप्लेन अनटू पिटी और चौथी है एन एबीसी और 5वीं है द कंप्लेंट ऑफ मार्स। इसमें द रोमन ऑफ द रोज का खास जिक्र करना जरूरी है क्योंकि ये किताब 8000 पंक्तियों की थी और ये किताब डी लॉरिस और डी मियोंग से ही इंस्पायर्ड थी। उनकी किताब जो कि फ्रांस में लिखी हुई थी और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी इस किताब का जो टाइटल था वो था रोमन डी ला रोज, और रोमन डी ला रोज का इंग्लिश में द रोमन ऑफ द रोज चौसर ने किया। और इसका थीम था बेसिकली ड्रॉबैक्स ऑफ मैरिज और द डिसीटफुलनेस ऑफ विमेन। ये पूरी तरह एलेगोरिकल पोयम थी जिसका बेस इन्होंने रोमन डी ला रोज से लिया था। वैसी एक किताब और पूछी जाती है द बुक ऑफ द डचेस, जो बेसिकली जो उनके पैट्रन थे जॉन ऑफ गॉन्ट, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, जो ड्यूक थे, उनकी वाइफ की डेथ पे किताब लिखी गई थी। बाकी 3 किताबें सिंपल थी और इन सब चीजों में चौसर की अपने स्किल्स दिखे पोएट्री में। हालांकि पूरी तरह इन्फ्लुएंस फ्रेंच लिटरेचर से, ये फ्रांसीसी लिटरेचर से हैं। उसके बाद जब ये चीजों से काफी एक अच्छा एक्सपोजर चौसर को मिला और इंग्लैंड को भी मिला, तो अगला टास्क चौसर को मिला रेनेसा के गढ़, जहां से रेनेसा स्टार्ट हुआ था, आप जानते, इटली जाने का। और इटालियन पीरियड चौसर ने काफी अच्छा बिताया, 10 से ज्यादा साल ये इटली में रहे। और जब ये इटली पहुंचे तो चारों ओर इटली अपने पूरे रेनेसा के पीक में था। और जब चौसर वहां पहुंचे
तो उस समय 3 बहुत ही जबरदस्त राइटर उस समय वहां काम कर रहे थे, जिनका नाम दोस्तों आप लोगों ने भी सुना होगा। दांते का नाम सभी ने सुना है, जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी रचित की है। पेट्रार्क जबरदस्त एक पोएट, बोकैशियो जबरदस्त राइटर, ये तीनों इटालियन पोएट अपने पूरे करियर के पीक पॉइंट में थे और चौसर को इन तीनों का सानिध्य प्राप्त हुआ। और जब वो फिर इंग्लैंड आए 10-12 सालों बाद, तो उन्होंने फिर से 3-4 किताबें बेसिकली लिखी, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट किताबों का जिक्र करते हैं। पहली किताब थी ट्रोइलस एंड क्रेसिडे, दूसरी थी द हाउस ऑफ द फेम और तीसरी थी द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। और फिर चौथी भी थी जिसे द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स कहा जाता है, और एक है एनेलिडा एंड आरसाइड। लेकिन इसमें हम जिक्र करेंगे खासकर ट्रोइलस एंड क्रेसिडे का, क्योंकि ये पोयम बोकेशियो की एक किताब थी जिसका नाम था इल फिलेस्ट्रेटो। इल फिलेस्ट्रेटो की एक्चुअली उसी की स्टोरी से पूरी ये पोयम ली गई थी, तो उससे इंस्पायर्ड थी। और इनको इन्होंने राइम रॉयल में लिखा, जो इनका चौसेरियन स्टेंजा था, और ये इतनी शानदार लिखी कि ऐसा लगता है जैसे किसी फिक्शन या नॉवल की कहानी चल रही हो, जबकि ये वर्स में है, पोइट्री है। अभी फिक्शन आया नहीं था उस समय, न प्रोज की वही फॉर्म थी। तो चौसर ने उस समय के महान उनके कंटेम्प्रेरी एक पोएट थे जॉन गोवर, उनको ये पोएम डेडिकेट की, और ये राइम रॉयल में लिखी पोएम बहुत फेमस हुई। इसीलिए इसको एक नाम देते हैं जो क्रिटिक है अंग्रेजी साहित्य के, और वो कहते हैं दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट नॉवल ऑफ इंग्लिश इन वर्स, यानी कि पोइट्री में लिखी गई ये पहली नॉवल मानी जा सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस किताब के लिए आप कह सकते हैं कि टाइटल है। वैसे ही दूसरी किताब का जिक्र करें तो द हाउस ऑफ द फेम पूरी तरीके से इंस्पायर्ड थी बेसिकली जो आपके डिवाइन कॉमेडी है दांते की, उनसे। और यहां तक ये इतनी इंस्पायर्ड थी कि लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया इट इज दांते इन इंग्लिश एक्चुअली, यानी कि ये दांते खुद हैं जो इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो ये एक खास उसमें लिखी गई कपलेट्स में, जिसे हम ऑक्टोसिलेबिक कपलेट कहते हैं, और इसमें जो 2 लाइंस होती हैं उसमें टोटल सिलेबल 8 आते हैं, जबकि आयम्बिक पेंटामीटर में आपके 10 सिलेबल आते हैं। तो इस तरीके से ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी हुई एक पोयम थी। और तीसरी किताब जिसके लिए खास जिक्र करना बहुत अच्छा रहेगा और उसे जानकारी जो है होनी चाहिए, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये किताब इनकी इनकम्प्लीट रही, लेकिन अपने आप में किताब में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। ये एक क्वेश्चन इसमें ऐसा बनता है, या एक पॉइंट इसमें ऐसा है जो लिटरेचर में जानना बहुत जरूरी है, कि हीरोइक कपलेट जो चौसर ने इंट्रोड्यूस किया है, हीरोइक कपलेट हम उनको कहते हैं जो 2 लाइंस में होती हैं और जो लास्ट में राइम करती हैं, और जिसमें मीटर एक यूज किया जाता है खास तौर पर आइएम्बिक पेंटामीटर, और इनका जो सेंस है 2 लाइन में खत्म होता है एक कपलेट के अंदर, उसके बाद दूसरा थॉट शुरू होता है। तो इसको अटेम्प्ट करने वाला जो फर्स्ट लिटरेचर में जो वर्क है इंग्लिश में जो हीरोइक कपलेट में रचा गया पहला अंग्रेजी साहित्य का काम है, वो है लेजेंड ऑफ गुड विमेन। ये हर किसी विद्यार्थी को याद करना चाहिए। और ओरिजिनली चौसर का ये था कि 19 टेल्स लिखेगा, क्योंकि कुछ ऐसा माना जाता है, कई क्रिटिक कहते हैं कि चौसर की कई बुराइयां हुई, कि उन्होंने डिसीटफुलनेस ऑफ विमेन को बहुत गंदा दिखाया है, और विमेन के बारे में कहा है कि वो बेसिकली धोखाधड़ी करती हैं, और या फिर वो ड्रॉबैक्स होते हैं मैरिज के। तो उनके अंदर एक प्रेशर था कि कुछ अच्छा लिखें, तो उन्होंने सोचा कि मैं 19 अच्छी महिलाओं की कहानियां लिखता हूं जो वर्चुअस वुमेन है। और ऐसा करके उन्होंने जब ये स्टार्ट की तो वो केवल 8 कहानियां इसमें पूरी कर पाए और बाकी नहीं हो पाई, तो ये अधूरी रह गई किताब। लेकिन किताबों में एक कहानी है जो विमेन है, थीस्बे नाम की एक महिला, उसकी कहानी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस तरीके से लेजेंड ऑफ गुड विमेन रची गई। और एनेलिडा एंड आरसाइड फिर अगला काम था जो इटालियन पीरियड में लिखा था, और द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स भी एक काम था जो माइनर वर्क कहे जा सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि चौसर क्या फ्रांस और इटली को ही कॉपी करते रह गए? नहीं। अब चौसर पूरी तरह मैच्योर्ड राइटर हो चुके थे, और जिंदगी के लास्ट 15-16 सालों में उन्होंने पूरी तरह इंग्लिश पे काम किया। और ये वो वक्त था जब उन्होंने गजब की राइटिंग की है, जिसमें इंग्लिश पीरियड कहते हैं हम इसे। और इसमें सबसे पहला वर्क इनका द कैंटरबरी टेल्स है, जिसपे हम पूरा एक लेक्चर लेने वाले हैं, जो अगला लेक्चर होगा। और कैंटरबरी टेल्स से चौसर की बेसिकली आप कह सकते हैं साहित्य में चौसर को चौसर नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी को इस तरीके से पेंट किया उस समय कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को, जिसमें लगभग हर
वर्ग के व्यक्ति को उभारा है और किस तरीके की उनकी आदतें थी और कैसा सोसाइटी का हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक प्रोटोटाइप है जो उन्होंने बना के दिया है हमें। तो ये कैंटरबरी टेल्स पहला वर्क था। और दूसरा वर्क था उनका द लैक ऑफ स्टेट फास्टनेस, जो बहुत ज्यादा मेजर वर्क नहीं है। एक जब हेनरी फोर्थ जब राजा बने तो चौसर की जो पेंशन थी वो रुकवा दी गई थी। तो चौसर इससे थोड़ा दुखी थे, तो उन्होंने एक वर्क लिखा था, कंप्लेंट ऑफ चौसर टू हिज एम्प्टी पर्स। उसके बाद सुना है कि हेनरी फोर्थ ने उनकी पेंशन को लागू कर दिया था, हालांकि अगले ही साल चौसर की डेथ हो गई थी। तो ये भी एक वर्क है जो इंग्लिश में लिखा गया। और अ ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्क, और इसको ये भी कहा जाता है द ब्रेड एंड मिल्क फॉर चिल्ड्रन। बेसिकली ये बच्चों की कहानी है, हालांकि ये प्रोज में लिखी गई और अनफिनिश्ड है, थोड़ा ये पूरा नहीं हो पाई थी। और इसमें अगर हम पूरा इंपॉर्टेंस दे तो सबसे बड़ा वर्क है कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखने में चौसर ने अपनी जो दक्षता दिखाई है वो इनकम्पेटिबल है। उसको आप समझ सकते हैं कि वो डिफिटेबल नहीं है, वो किसी भी हालत में आप उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, इतनी शानदार वो वर्क है। तो इस तरीके से ये चौसर के बारे में एक लेक्चर था। और अगले सीरीज में मिलेंगे दोस्तों, जब हम चौसर के जमाने के कुछ और राइटर्स की बात करेंगे, और जिसमें से 4 राइटर और थे जिनकी 1 या 2 किताबें हैं। और उसके बाद मैं सीधे आपको ले चलूंगा कैंटरबरी टेल्स के बारे में थोड़ा डिटेल लेक्चर में। तो मिलते हैं और सुनते सुनाते रहिए और पूरी तरह आनंद लीजिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, और बने रहिए और सीखते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए और ज्ञान को बढ़ाते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।